नमस्ते। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और अगर इसी एक शब्द में कहना हो तो वो होगा उथल-पुथल। बिल्कुल। हमारे पास ऑक्शन के नतीजों की, खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट है और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कितने में बिका, नहीं। बल्कि उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। और कहानी ये है कि इस बार पुराने सूरमाओं की जगह नए शहंशाहों ने ले ली है। ये कहना बिल्कुल सही है। ये ऑक्शन सिर्फ पैसों का दिखावा नहीं था। ये आईपीएल की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। एक तरफ तो पैसों के सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन दूसरी तरफ टीमों ने जो दाव खेले हैं वो दिखाते हैं कि अब सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि काम और मतलब भविष्य की प्लानिंग पर पैसा लग रहा है। तो चलिए सबसे चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। आंकड़े तो बहुत हैं। जिद्दा में ऑक्शन हुआ, 182 खिलाड़ी खरीदे गए, लगभग 640 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी। लेकिन जो एक आंकड़ा सबके दिमाग पर छाया हुआ है वो है 27 करोड़। 27 करोड़? लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब ये तो दिमाग घुमा देने वाला नंबर है। मेरा सीधा सवाल है, क्या कोई भी टी20 खिलाड़ी, चाहे वो कितना भी वो बड़ा मैच विनर हो, असल में इतने पैसों के लायक है? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक क्रिकेटर की सैलरी के तौर पर देखेंगे तो जवाब शायद नहीं होगा। हाँ। लेकिन यहां पर बात समझने वाली यह है कि लखनऊ ने 27 करोड़ में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खरीदा है, उन्होंने एक तरह से सीईओ खरीदा है। सीईओ? हाँ, ये एक सी स्वीट लेवल का इन्वेस्टमेंट है जो अगले 5 से 7 साल के लिए उनकी कंपनी मतलब उनकी टीम की दिशा तय करेगा। अच्छा। ऋषभ पंत सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है, वो टीम का चेहरा है, भविष्य के कप्तान है और एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है। हाँ। तो ये बोली एक खिलाड़ी पर नहीं बल्कि एक पूरी फ्रेंचाइजी की नींव पर लगाई गई है। सीईओ, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है और लगता है दूसरी टीमें भी इसी सीईओ की तलाश में थी। बिल्कुल। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर पर लगभग 27 करोड़ मतलब 26.75 करोड़ रुपए लगा दिए और केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को वापस लाने के लिए करीब 24 करोड़ खर्च कर दिए। तो ये एक अब ट्रेंड बन गया है। हाँ, ये एक ट्रेंड है। लेकिन इन तीनों में भी रणनीति का फर्क है। पंत का मामला तो साफ है, एक लीडरशिप इन्वेस्टमेंट। श्रेयस के मामले में पंजाब ने एक लीडर की कमी को पूरा करने की कोशिश की है जो उनके पास कई सालों से थी। लेकिन क्या ये एक संतुलित रणनीति है? यही सवाल मेरे मन में भी था। आपने एक खिलाड़ी पर इतना खर्च कर दिया, क्या इससे आपकी बाकी टीम कमजोर नहीं हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। और वेंकटेश अय्यर का मामला तो और भी दिलचस्प है। कैसे? केकेआर ने तो अपने ही खिलाड़ी को वापस लिया है, ये तो अच्छी बात लगती है। भावनात्मक रूप से ये बिल्कुल सही लगता है, वफादारी दिखाता है। हाँ। लेकिन रणनीतिक तौर पर सोचिए, क्या 24 करोड़ में वो 2 या 3 बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं खरीद सकते थे जो टीम के अलग अलग हिस्सों को मजबूत करते? अच्छा। यहां पर केकेआर ने थोड़ा दिल से फैसला लिया है। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि वफादारी आपको मैच तो जिता सकती है लेकिन हमेशा ट्रॉफी नहीं जिताती। वाह, तो मतलब जहाँ एक तरफ टीमें करोड़ों रुपए लुटा रही थीं, वहीं इस ऑक्शन की असली कहानी शायद उन खिलाड़ियों में छुपी है जिन पर कोई बोली ही नहीं लगी। सही बात है। मेरा मतलब है डेविड वॉर्नर, आईपीएल के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक, और उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। पीयूष चावला, वो भी अनसोल्ड। ये देखकर तो बहुत अजीब लगा। अजीब जरूर है लेकिन हैरान करने वाला नहीं। यही तो मैं कह रहा था कि सोच बदल गई है। अब टीमें पिछले रिकॉर्ड्स की किताब लेकर नहीं बैठती हैं। उनके पास लैपटॉप हैं, डेटा है और हर खिलाड़ी के लिए खास रोल है। शायद वार्नर का मौजूदा फॉर्म या उनकी कीमत वो किसी भी टीम की रणनीति में फिट नहीं बैठी। तो अब टीमें ये सोच रही हैं कि क्या हम 10 करोड़ में एक 38 साल का सुपरस्टार खरीदें, या फिर उतने ही पैसे में 3 युवा खिलाड़ी खरीदें जो अगले 5 साल तक टीम का हिस्सा रह सकें। ये एक बहुत ही बिजनेस वाला फैसला है। और इसी का दूसरा पहलू हमें देखने को मिला एक 13 साल के लड़के के रूप में, वैभव सूर्यवंशी। जी। एक तरफ वार्नर जैसे दिग्गज को कोई नहीं पूछ रहा और दूसरी तरफ एक 13 साल के बच्चे को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये क्या हो रहा है? ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये युवा प्रतिभा को पहचानने और उसे जल्दी मौका देने का एक साहसिक कदम है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या एक 13 साल का बच्चा आईपीएल जैसे हाई प्रेशर माहौल के लिए तैयार है? यहाँ फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मतलब उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर को नहीं बल्कि एक बच्चे के भविष्य को संभालना है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दाव है जो या तो इतिहास बना सकता है या फिर एक युवा करियर पर बहुत भारी पड़ सकता है। इस पुरानी और नई पीढ़ी की टक्कर का असर टीमों की रणनीतियों पर भी साफ दिखा।
चलिए पंजाब किंग्स की ही बात करते हैं। हाँ, उन्होंने श्रेयस अय्यर पर तो पैसा लगाया ही, लेकिन फिर अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल दोनों पर 18-18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी 18-18 करोड़। मतलब कुल मिलाकर लगभग 63 करोड़ सिर्फ 3 खिलाड़ियों पर। क्या ये एक चैंपियनशिप जीतने वाली रणनीति है? पंजाब की ये रणनीति बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है। उन्होंने अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी बनाने की कोशिश की है। एक कप्तान, एक डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज और एक मिडिल ओवर्स का विकेट लेने वाला स्पिनर। कागज पर तो अच्छा लगता है। कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन T20 क्रिकेट में 18 करोड़ एक स्पिनर पर खर्च करना ये एक साहसिक फैसला है। अगर ये तीनों चल गए तो पंजाब को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर एक भी फेल हुआ तो पूरी टीम का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स। वो हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में काम करती है। हमेशा की तरह। अपने कोर ग्रुप धोनी, जडेजा, गायकवाड़ को बनाए रखा और फिर कुछ बहुत ही स्मार्ट खरीदारी की। अश्विन को वापस ले आए, नूर अहमद पर 10 करोड़ खर्च कर दिए। चेन्नई की यही खासियत है, वो ऑक्शन की अफरा तफरी में नहीं पड़ते। उन्हें पता है कि उनकी टीम को क्या चाहिए। अश्विन की वापसी चेपॉक की पिचों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो एक रणनीतिकार भी हैं। और नूर अहमद जो एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, वो जडेजा और अश्विन के साथ मिलकर एक ऐसी तिगड़ी बनाएंगे जिसे खेलना किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। अनुभव की बात चली है तो मुंबई इंडियंस को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी अपने पुराने सिपाही ट्रेंट बोल्ट को 12.5 करोड़ में वापस बुला लिया। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव था। तो क्या ये पुरानी सफलता को दोहराने की कोशिश है? ये दोनों का मिश्रण है। मुंबई जानती है कि बुमराह और बोल्ट की जोड़ी ने उन्हें क्या दिलाया है। नई गेंद से बोल्ट के शुरुआती विकेट और डेथ में बुमराह की यॉर्कर। ये एक विनिंग फॉर्मूला है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज भी काम करता है। और उन्होंने दीपक चाहर को भी लिया है, तो उनकी रणनीति साफ है। मैच की शुरुआत में ही विपक्षी टीम पर हावी हो जाओ। चलिए अब उस टीम की बात करते हैं जिसका जिक्र हर ऑक्शन में होता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी की कहानी